मैं वंदना माथुर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय किशन। प्रिय छात्रों, आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। दास के संबंध में उन्होंने क्या बात कही है कि दास स्वामी के जीवन को सुविधा में बनाने, अवकाश प्रदान करने, दैनिक जीवन के कार्यों से छुटकारा देने वाला उपकरण है। ताकि स्वामी सद्गुणी जीवन व्यतीत कर सके, विवेक और बुद्धि का विकास कर सके तथा नागरिकता के कर्तव्यों को निभा सके। जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। दास की परिभाषा और प्रकृति के संबंध में क्या विचार थे अरस्तु के? अरस्तु की क्या विचारधारा थी कि गृह प्रबंध की समुचित व्यवस्था के लिए दो प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है। पहला सजीव, दूसरा निर्जीव उपकरण। हाथी, घोड़ा तथा अन्य पशु व दास सजीव उपकरणों के उदाहरण हैं। मकान, खेत तथा अन्य अचल संपत्ति निर्जीव उपकरणों के उदाहरण हैं। इस तरह गृह प्रबंध के लिए दोनों उपकरणों की आवश्यकता है। दोनों गृह की संपत्ति है। अरस्तु की धारणा है कि संपत्ति के सजीव उपकरणों द्वारा ही संपत्ति के निर्जीव उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। अतः दास क्रिया, उपयोग या उपभोग का उपकरण है, उत्पादन का नहीं। दास की परिभाषा देते हुए अरस्तु ने क्या कहा है कि कोई व्यक्ति जो प्रकृति से अपना नहीं बल्कि दूसरे का है, प्रकृति से दास है। कोई व्यक्ति जो मानव होते हुए भी संपत्ति की वस्तु है, वह दूसरे का है। दासता के संबंध में उन्होंने एक बात क्या कही है? दासता के दो प्रकार बताए हैं। स्वाभाविक दासता, नेचुरल, दूसरी वैधानिक दासता, लीगल। स्वाभाविक दासता के बारे में उन्होंने क्या कहा है? कुछ व्यक्ति जो जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल व अयोग्य होते हैं, वे स्वाभाविक दास होते हैं। यानी कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध में किसी अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। ये दासता कौन सी कहलाती है? लीगल, वैधानिक दासता। लेकिन अरस्तु का क्या मानना था कि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित वैधानिक दासता का सार क्या है कि अरस्तु को यह किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं था कि दासता का अभिशाप किसी भी कारण से यूनानियों को सहना पड़े। किंतु जहाँ तक बर्बर जातियों का प्रश्न है, वैधानिक दासता उसे स्वर्णता, उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होती है। यानी वो इस क्या घोषणा करता है, अरस्तु क्या कहना चाहता है संबंध में कि यूनानी सदैव सर्वत्र प्रकृति से ही स्वतंत्र हैं। अब हमारे अरस्तु ने दास प्रथा के संबंध में के समर्थन जो तर्क दिए, इन दासता का क्या औचित्य है, वो निम्नलिखित है। पहला तर्क क्या कहते हैं वो? दासता प्राकृतिक है। यानी वो क्या कह रहे हैं कि मानव प्रकृति से असमान है। कुछ में विवेक और बौद्धिक शक्ति की अधिकता है और कुछ में शारीरिक।
और ये उचित है कि बौद्धिक शक्ति शारीरिक शक्ति पर शासन करे, कुछ शासन करे और अन्य शासित हो। यानी अरस्तु क्या मानता है कि अपने जन्म काल से ही कुछ शासित होने के लिए और कुछ शासन करने के लिए पैदा होते हैं, अर्थात दासों में दास वृत्ति होती है, अतः वे क्या है, दास है। अरस्तु दासता को इस रूप में भी प्राकृतिक मानता है कि स्वामी और दास की क्षमताएं भी भिन्न हैं। क्षमताओं में क्या भिन्नता है, एक के पास क्या मान रहे हैं वो विवेक है और दूसरे के पास क्या है, शारीरिक श्रम। यानी जो विवेक रखते हैं वे आदेश देते हैं और निर्देशन करते हैं। जिनके पास विवेक का भाव होता है अर्थात मन बुद्धि और शारीरिक श्रम है, वे केवल समझ की शक्ति रखते हैं और आदेशों का पालन कर सकते हैं। तो ये है हमारे कि दासता क्या है, प्राकृतिक है। यानी अरस्तु इस बात को बताना चाहता है कि जो लोग शारीरिक सेवाएं करने का कार्य करते हैं एवं अपनी सेवाएं अर्पित कर श्रेष्ठतम उत्पादन करते हैं, वे सब प्रकृति से वश दास हैं एवं उनके लिए ये उचित है कि वे अपने स्वामी द्वारा ही शासित हो। तो दासता के संबंध में जो तर्क है उनके कि दासता प्राकृतिक है। दूसरा तर्क है कि दासता स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी संस्था है। यानी अरस्तु क्या मान रहा है कि दासता एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था है। अनिवार्य इस रूप में है कि परिवार के उद्देश्यों को दोनों स्वामी और दास की संबंधता से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक नागरिकता के कार्यों की पूर्ति करता है, सद्गुण का विकास करता है, शासन करता है तथा दूसरा उसके कार्यों में सहायता करता है। यह दोनों के लिए उपयोगी है। दास स्वामी को सद्गुण के विकास हेतु आवश्यक अवकाश प्रदान करता है और दास को स्वामी के साथ संबंध होने से आत्म संयम और विवेक के गुणों को समझने का अवसर मिलता है। जैसा कि अरस्तु ने क्या कहा है, जो जन्मजात दास है उनके जीवन में संयम का पालन तभी हो सकता है जब वे संयमी व्यक्ति के निर्देशन में पालन करें। तीसरा हमारा है कि दासता नैतिक है। यानी नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को क्यों आवश्यक माना गया है, क्योंकि स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी के कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे तथा दास का काम है कि वे स्वामी की आज्ञा का पालन करें। यानी अरस्तु क्या कहता है कि दासों में गुणों का उत्पन्न होना तभी स्वाभाविक है जब स्वामी और दास दोनों का संपर्क हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसमें, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अनु। एक तर्क क्या दिया उन्होंने दास प्रथा के समर्थन में कि यानी उस समय क्या स्थिति थी, यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई। ऐसी स्थिति दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था, बल्कि इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का भी आशंका थी। इसीलिए उन्होंने अपनी व्यावहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थायित्व कानून भी एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है हमारा दासता संपूर्ण समाज के हित में, यानी स्वामियों तथा दासों के अतिरिक्त संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से भी अरस्तु दास प्रथा को आवश्यक और हितकर मानता है। नेक्स्ट है हमारा विवेक के दृष्टिकोण से भी दास प्रथा का औचित्य है। कैसे है कि स्वामी और दास के आपसी संबंध बिल्कुल आत्मा और शरीर के समान है। जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है और उसी प्रकार दास पर स्वामी का शासन विवेकशील है। विवेक के अनुसार स्वामी के निर्देशन में रहकर ही दास अपना विकास कर सकता है।